अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम इंशाल्लाह इस क्लास में आगाज़ ले रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस से। बायो एनर्जेटिक्स का बहुत ही बेसिक एक कंसेप्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। एरोबिक कंडीशंस हो, एनएरोबिक कंडीशंस हो, सेल्स ने एनर्जी लेनी होती है, उसने एटीपी बनानी होती है। तो लाजमी बात है, हम कोई भी जैसे खुराक खाते हैं, हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स खाते हैं, तो उन कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड से एनर्जी हमें कैसे मिलती है, हमें एटीपी कैसे मिलती है। हम वो ग्लूकोज खाते हैं तो वहाँ से एटीपी कैसे बन रही होती है। तो उसके लिए जो बेसिक्स मैकेनिज़म्स हैं, उसमें सबसे जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो है ग्लाइकोलाइसिस का। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम बहुत ही तफसील से और बहुत ही डीप में जाके पढ़ने वाले हैं। तो पेन पेंसिल कापी उठा लो, नोट्स वोट्स मैं जो दरमियान में बात करूँगा उसको समझो, और कहीं भी समझ नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करके फिर उसे दोबारा से समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिखा गया आप लोगों के नोट्स में, तो आप लोगों को कितनी समझ आती है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। देखो, ग्लाइकोलाइसिस जो वर्ड है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब बेसिकली देखो, ये सारी सिंपल चीज़ें आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास होती कैसे है, क्या कहाँ होती है, ये सारी बेसिक चीज़ें कि ग्लाइकोलाइसिस आपको मतलब क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी दोबारा लिखा, इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउनिंग जो है, ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है वो कैसे टूटता है और उनसे एनर्जी कैसे हमें बनती है, हमारे पास बनती है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस अगर मैं कहूँ तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है? ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास होती है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है। कैसे होती है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, 10 रिएक्शंस हैं, 10 रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमने मेन जो हमारा आज काम है वो उन 10 स्टेप्स कैसे परफॉर्म होते हैं, वो 10 स्टेप्स कैसे लिखने हैं, उनके अंदर कंसेप्ट क्या है उन 10 स्टेप का, वो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं हम स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। क्या करना है? स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप्स है उनको देखते हैं। देखो, ग्लाइकोलाइसिस है या कोई भी रिएक्शन होता है, उसका कोई स्टार्टिंग मटेरियल होता है जहाँ से वो रिएक्शन स्टार्ट होता है, एक स्टार्टिंग कंपाउंड होता है जहाँ से वो रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है, जैसे ही हमारे पास सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज आती है तो उसके साथ मतलब उसकी ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है? ग्लूकोज। वो क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कितने कार्बन वाला होता है? 6 कार्बन वाला। ठीक है, हम इसको ऐसे नाम से नहीं समझेंगे, हम इसको समझेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रा करके। तो ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक हेक्सोज है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, हम उसको ड्रा करते हैं हेक्सोज। तो ये OH 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 OH, मैं सारा स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर रहा, मैं उनकी सिंपल जो बातें हैं वो ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक सिंपल ग्लूकोज है। अब अगर इस ग्लूकोज में गौर से देखें तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन पूरे हो गए। और ये एक हेक्सोज है, कार्बोहाइड्रेट है, तुम लोगों को पता है मोनोसैकेराइड है। तो अब देखो ग्लूकोज के साथ क्या होता है। जैसे ही ग्लूकोज हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है तो इसके साथ एक बड़ा ही मुनफरिद काम होता है। मुनफरिद काम क्या होता है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा काइनेज का। एज का मतलब तो समझ गए कि किसी एंजाइम की बात हो रही है। तो क्या होता है कि इस ग्लूकोज पे एक एंजाइम है काइनेज, और चूंकि ये ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है तो यहाँ पर जो काइनेज होगा वो होगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम आकर एक्ट करता है।
अब कैसे एक्ट करते हैं, काइनेज है तो इसका मतलब यहाँ पर ये काइनेज क्या होते हैं, हमारे पास ट्रांसफराइल ग्रुप्स होते हैं, फास्फेट जो ग्रुप है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ये हमारे पास एक होती है एटीपी, एटीपी का खर्चा करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एडीपी में, एटीपी का सत्यानाश करके उसको एडीपी में कन्वर्ट कर देता है। और जो एक फास्फेट है वो फास्फेट लाके कार्बन के जो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे अटैच कर देता है। कैसे, यहाँ से मैं एक फास्फेट लाता हूँ, इसी को मैं दोबारा ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास क्या था ग्लूकोज, मैं ग्लूकोज को ड्रा कर रहा हूँ, ये है OH, ये है OH, ये OH, ये OH और ये CH2, यहाँ से फास्फेट आके जुड़ जाता है। ये फास्फेट कहाँ से आया था, एटीपी से। तो यहाँ पर हमने एटीपी का खर्चा किया थोड़ी सी और इसको एटीपी में कन्वर्ट करके यहाँ से जो एक फास्फेट है उसको कार्बन के मतलब ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन के साथ फिक्स कर दिया। और ये हेक्सोकाइनेज जो है इसके साथ ही ये अकेले काम नहीं कर सकता, इसके लिए मैग्नीशियम +2 की जरूरत होती है। तो अब ये काम किया हमने, तो ग्लूकोज था पहले, अब इसका नाम क्या आएगा, देखो ग्लूकोज तो पहले से ही था तो ग्लूकोज तो हुआ, ठीक है। चेंजिंग क्या आई, चेंजिंग हमारे पास आई कि जो 6 नंबर कार्बन पे फास्फेट का एक ग्रुप अटैच हो गया, तो इसका नाम क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज, बोलो ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। और देखो क्या क्या हमने यूज किया, हमने एक एटीपी को कन्वर्ट किया एडीपी में, वहां से लिया फास्फेट ग्रुप, और फास्फेट ग्रुप यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ था हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, वहां पे मैंने बड़ा लिखा हुआ है, कौन सा एंजाइम यूज हुआ, हेक्सोकाइनेज, किसकी मौजूदगी में, मैग्नीशियम की मौजूदगी में, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ठीक है। ये तो हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब देखो ये इसका फायदा क्या है, ये हम फास्फेट क्यों अटैच करते हैं ग्लूकोज के साथ, मतलब ग्लूकोज के साथ फास्फेट क्यों अटैच होता है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास ग्लूकोज है कहीं ये सेल के बाहर दोबारा से ना चला जाए, ये भाग ना जाए यहाँ की शक्तियां देखकर, तो हम उसके साथ अटैच कर देते हैं फास्फेट ग्रुप। अब क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल हो गया तो इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन इसको आसानी से जाने नहीं देगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम आगे प्रोसीड करते हैं, हमारे पास बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट को मैं ड्रा करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे बना था ग्लूकोज 6 फास्फेट, OH 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 और ये CH2O P डबल बॉन्ड, ये O और ये P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। ये हमारे पास क्या था, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो अभी अभी बना। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट पे एक और एंजाइम आके एक्ट करता है, उसका कहते हैं आइसोमेरेज। क्या बोलते हैं उसे, आइसोमेरेज। अब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इस ग्लूकोज का कोई आइसोमर बनेगा। अब ये क्या था, फास्फोग्लूकोज था, ये क्या था, फास्फोग्लूकोज था, तो नाम एंजाइम का क्या पड़ जाएगा, फास्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम। अब ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद से ये दोबारा से भी ये चीज बन सकती है। अब आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, वो इस ग्लूकोज को इसी की आइसोमेरिक फॉर्म फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, फ्रुक्टोज में। तो चलो इसको फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। फ्रुक्टोज में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 5 कोनों वाला होता है, तो हम फ्रुक्टोज बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पर तो CH2 यही वाला आएगा, O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। ये तो हो गया ऐसे।
अब CH2 ऊपर चला गया और इसके साथ साथ क्या आएगा, इस साइड पे भी एक जो CH2OH है वो बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बाहर। तो एक OH ये आ गया, दूसरा OH इधर आ जाएगा, एक OH, और ये हमारे पास बन गया क्या, फ्रुक्टोज है। 5 कोने में है कार्बन के, फ्रुक्टोज की ये फॉर्म है, तो इसका नाम क्या बन गया। अब देखो अभी भी छठे नंबर पे फास्फेट है। पहला जो कार्बन है वो ऊपर आ गया, ग्लूकोज में ये ऊपर नहीं था, फ्रुक्टोज में आके ऊपर आ गए। तो अब इसका नाम क्या होगा, फ्रुक्टोज, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर कौन सा है, फ्रुक्टोज का, तो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। क्या बना हमारे पास, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन गया, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे देखो ग्लूकोज से आगे क्या बना, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। हमने कोई लंबी बात नहीं की, हमने सिर्फ एक एंजाइम यूज किया था, कौन से वाला, आइसोमरेज एंजाइम यूज किया था। ठीक है, हो गया। हमारे पास ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फास्फेट, उससे बना फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन गया, इसका फायदा क्या है, हम क्यों ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखो ग्लूकोज में हमारे पास रिंग के बाहर एक ही कार्बन था, उसके साथ फास्फोरिलेशन हो गई है, वहां पे फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। अब कोई ऐसा अवेलेबल कार्बन नहीं है जहां पर हम कोई और फास्फेट का ग्रुप अटैच कर सके। तो हम तो हुआ क्या कि जो ग्लूकोज है वो उसकी आइसोमेरिक फॉर्म फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ। लेकिन देखो अगर फ्रुक्टोज में तो ये जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पर अब ये कार्बन फ्री हो गया है, यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो सकती है, मतलब यहाँ पर एटीपी अपना एक फास्फेट डोनेट कर सकता है, इसको एक फास्फेट मिल सकता है। और क्या है, तो ये इसका फायदा है कि हमने यहाँ पर एक कार्बन जो है वो रिलीज करवाया का मतलब क्या, उसको खाली करवाया। अब यहाँ पर फास्फोराइलेशन हो सकती है। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर को नहीं मिटा रहा, मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ। अब ये हमारे पास बन गया फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के साथ फिर से वही काम होना है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के साथ फिर से वही काम होना है कि एक एटीपी जो है, एक एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में, और फास्फेट जो है वो इसको दे देगा। और लाजमी बात है यहाँ पर फिर क्या जरूरत है, मैग्नीशियम की। अब देखो ये इसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ पर फास्फोराइलेशन होगी, यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर एक जैसा है, यहाँ पर आके फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो देखो फास्फेट ग्रुप अटैच करवाते हैं, ये हमारे पास फ्रुक्टोज था और ये उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, और ये OH, ये तो सिंपल बातें हैं, ये खुद ही याद रहती हैं। और यहाँ पर CH2 O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये तो बन गया ये। और यहाँ पर ये जो फास्फेट है, जैसे ग्लूकोज के साथ जो काम हुआ था वही काम इधर फ्रुक्टोज के साथ भी होगा, और यहाँ पर भी एक फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी एक फास्फेट ग्रुप अटैच हुआ। अब देखो यहाँ पे एंजाइम, देखो एंजाइम का नाम बड़ा आसान है, हमने फिर से फास्फेट ग्रुप अटैच किया, तो इसका मतलब जो एंजाइम यूज होना है वो तो काइनेज यूज होगा। लेकिन कौन सा काइनेज होगा, ये क्या स्ट्रक्चर है, इसको हम फास्फोफ्रुक्टो बोल सकते हैं ना, फास्फोफ्रुक्टो। तो इस एंजाइम का नाम क्या बनेगा, इधर जो एंजाइम होगा उसको कहेंगे फास्फोफ्रुक्टो काइनेज एंजाइम। और 1 इसकी पहली कैटेगरी, इसकी 4 कैटेगरीज है, जो पहली कैटेगरी वो यहाँ पर यूज होगी, इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे PFK1, फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम 1 यूज हुआ। अब नाम देखो, नाम कैसे, ये इसका कार्बन नंबर 6 था और ये कार्बन नंबर 1 है, बाकी तो है फ्रुक्टोज। पहले 6 पे एक फास्फेट ग्रुप अटैच था, अब आके पहले नंबर पे भी एक फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तो इसका नाम क्या बनेगा इधर, फ्रुक्टोज
क्या नाम होगा इसका? फ्रुक्टोज। पहले किस पे था? 6 पे था, लेकिन अब पहले भी आ गया तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। इसका मतलब 2 फास्फेट है, जिसमें एक फास्फेट हमारे पास कहाँ जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन पे, और एक फास्फेट कहाँ जुड़ा हुआ है? छठे कार्बन पे। तो अब हमारे पास देखो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से क्या बना? इधर हम आके इसको स्टेप को आगे लेकर जाते हैं। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से बना हमारे पास फ्रुक्टोज, क्या बना? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, 1,6 बिसफास्फेट। अब ये हमारे पास बन गया। यहाँ पर क्या क्या यूज हुआ था? यहाँ पर देखो हमारे पास इंजाइम यूज हुआ था PFK1। इंजाइम यूज हुआ था, किसकी मौजूदगी में था? मैग्नीशियम की मौजूदगी में था। तो अब हमारे पास बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। और बिसफास्फेट क्यों? क्योंकि पहले नंबर कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 6 पे हमारे पास क्या अटैच है? फास्फेट ग्रुप। ये इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये चीज याद रखना, ये वाला जो स्टेप है, इस चीज की जो फॉर्मेशन है, जब ये चीज बन जाए तो इसका मतलब अब इस रिएक्शन में कंफर्म ग्लाइकोलाइसिस ही करनी है। देखो ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट बने तो मतलब इसमें कभी कभी 2 नंबरी आ जाती है और ये जाके न्यूक्लियोटाइड बनाना शुरू कर देता है। ये पेंटोज शुगर पाथवे में इंटर हो सकता है। लेकिन जब ये चीज बन जाए फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, तो समझ जाओ कि ये अब ये कमिटेड हो गया ये रिएक्शन कि अब इसने क्या परफॉर्म करना है? ग्लाइकोलाइसिस। अब इसने आगे जाके ग्लाइकोलाइसिस ही बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट का। ठीक है। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट के साथ इधर एक और अहम काम क्या हुआ था कि जो ADP है वो किस में कन्वर्ट हुई थी? ADP में। क्योंकि जो फास्फेट है वो किसको मिला था? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को मिल गया था और वो बन गया था फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। वेरी गुड, यहां तक तो हमने कर लिया। अब देखो आगे होता क्या है। अब आगे होता क्या है, यहां तक हमने बना लिया। अब वो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट का स्ट्रक्चर है। तो अब देखना है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट के साथ होता क्या है। कुछ भी नहीं होता, एक एंजाइम है एल्डोलेज। क्या नाम है उसका? एल्डोलेज। ये जो एल्डोलेज एंजाइम है ये इसकी एल्डोल क्लीवेज करता है। कौन सी क्लीवेज करता है? एल्डोल। तो याद रखना, जैसे हमने पढ़ा था ना एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है एल्डोल क्लीवेज। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था कि एक हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो मिलते थे और उनसे जो है एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनता था एडक्ट। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उसका उल्टा होना है, एल्डोल क्लीवेज होनी है। मतलब इसकी क्लीवेज होगी, ये आधे में कट जाएगा और इससे हमारे पास एक कीटोन बनेगा और एक एल्डिहाइड बनेगा। तो हमने एल्डोलेज एंजाइम यूज किया तो देखो ये यहाँ से कट जाएगा। बड़ा ही आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो इसे क्या क्या स्ट्रक्चर बनेंगे वो और से देखो। पहले इस आधे को देखो, ये कार्बन नंबर 6 था, ये उसके बाद कार्बन नंबर क्या है, बल्कि हम यहां से अगर स्टार्ट लें तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है। एक बना हमारे पास ये चीज, क्या चीज? 3 कार्बन आएंगे क्योंकि टोटल 6 हैं तो 3 कार्बन आएंगे। तो एक हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O H OH H और यहाँ पर क्या है? CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये हमारे पास क्या बना? एक कंपाउंड। और दूसरा जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा उसको देखते हैं। वो हमारे पास यहाँ से देखते हैं तो CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर ये वाला कार्बन C। अब ये यहाँ से ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और एक यहाँ से आके CH2OH। ठीक है। अब देखो इस आधे से ये बना और
इस आधे से ये बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एल्डो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर कीटो ग्रुप है, तो इसका मतलब एल्डोल क्लीवेज हुई है और एक हमारे पास एल्डो ग्रुप आया और एक हमारे पास कीटो ग्रुप आया। अब देखो इसको नाम देखते हैं, नाम इनके कैसे लिखने। आप लोगों ने जब फैटी एसिड्स की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वहां पे एक और था, या अल्कोहल को अगर पढ़ा होगा तो वहां पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, देखा है कहीं? इंशाल्लाह जरूर देखा होगा। और इसको आप लोगों ने नाम दिया था ग्लाइसिरोल का। किस चीज का नाम दिया था? ग्लाइसिरोल का। तो अब अगर इसको मैं गौर से देखूं तो 1 2 3 1 2 3 ये भी कुछ ग्लाइसिरोल टाइप ही है तो है, लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पर पहले नंबर कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हुआ है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? बाकी तो ग्लाइसिरोल था तो हम इसको कहेंगे ग्लाइसर, लेकिन इस एल्डिहाइड की वजह से ये होगा ग्लेसर एल्डिहाइड। नाम बहुत इजी है, ग्लेसर एल्डिहाइड। और तीसरे नंबर पर अटैच है फास्फेट का ग्रुप, तो ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। एक नाम ये हुआ, क्या नाम हुआ? ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। एक हमारे पास ये बना, इसमें भी 3 कार्बन। एक हमारे पास ये कीटो ग्रुप है, क्या है? कीटो ग्रुप है, ये एसीटोन है। असल में क्या है ये? एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ C है तो एसीटोन। लेकिन हाइड्रोक्सिल की वजह से इसका नाम होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। फास्फेट की वजह से क्या नाम इसका होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये एक कीटोनिक फॉर्म है, ये क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड फॉर्म, एल्डो फॉर्म है। ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा DHAP। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों किससे बने? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से बने। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन वाला है और उसने स्प्लिट होकर 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड दिए, जिसमें एक का नाम था ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। और दूसरे का नाम क्या था? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। 2 मॉलिक्यूल इसने बना दिए हैं, दोनों 3 कार्बन वाले हैं। एक एल्डो फॉर्म है, एक कीटो फॉर्म है। ठीक है, और यूज यहाँ पर क्या हुआ था? एल्डोलेज एंजाइम। क्या यूज हुआ था? एल्डोलेज एंजाइम। अब ये हमारे पास ये तो हो गया। अब जो ग्लाइकोलाइसिस का जो जितना भी प्रोसेस है उसको आगे कैरी करता है हमारे पास ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्या कैरी करता है? ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये आगे इसकी कन्वर्जन होती रहती है। तो अगर इसको हम छोड़ दे तो हमारे तो जो 3 कार्बन है वो जाया हो जाएंगे, लेकिन इसको जाया नहीं करती, बल्कि ये जो DHAP है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये भी आइसोमरेज एंजाइम होता है। ट्राइओस फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम वो होता है, उसके जरिए ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा दूं तो ये चीज जो है, ये चीज ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। कौन सी एंजाइम के साथ? आइसोमरेज एंजाइम होता है, ट्राइओस फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, और इस तरह ये हमारे पास अब फ्रुक्टोज जो 1,6 बिसफॉस्फेट थे उससे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके? ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट के। एक खुद ही बन गया और एक बाद में ये वाला जो स्टेप है इसमें DHAP जो है वो भी रीअरेंज होकर ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट बना देता है। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेज। अब आगे क्या होता है? आगे हमने लेकर चलना है ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट को, बड़े गौर से लेकर चलना है। तो मैं इस ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट को यहाँ पे बना देता हूँ। ये C डबल बॉन्ड O
H COH H C H2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसके साथ होता क्या है, इसके साथ होता क्या है, इसके साथ बड़ा ही प्यारा एक काम होता है। याद रखना ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैं इसको बताते हुए समझाने के लिए करता हूँ, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन होती है, क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और बायो में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि वहां पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से वाला, NAD प्लस निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है एडेनिन का, वो कोएंजाइम में है NAD प्लस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या कि ये यहाँ से हाइड्राइड आयन निकालेगा, पॉजिटिव आयन नहीं, याद रखना कौन से वाला आयन, हाइड्राइड H नेगेटिव, याद रखना कौन सा आयन निकालेगा, H नेगेटिव, हाइड्राइड आयन निकालेगा यहाँ से। जब यहाँ से ये H निकाल लेगा, क्या निकालेगा, H, और उसको अपने साथ मिला के NADH बना देगा, क्या बना देगा, NADH। और इसके साथ क्या होता है कि एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड होती है, क्या ऐड होती है, इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड होती है, और वो इस H की जगह वो फास्फेट अटैच हो जाती है। तो कैसे, अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, H निकला और उसकी जगह फास्फेट ऐड हुआ, O नेगेटिव C, बाकी वही स्ट्रक्चर है, OH H CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। काम क्या हुआ कि एक हाइड्राइड आयन निकला जिसको NAD प्लस ने निकाला, और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हुआ। अब जब इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हुआ तो यहाँ पर देखो बाकी तो वही स्ट्रक्चर है, लेकिन एक इस चीज की एडिशन हुई है। पहले ये क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इस नेगेटिव की वजह से इसका नाम आगे क्या पड़ जाएगा, इधर देखो, इसका नाम पड़ जाएगा ग्लाइसिरेट। देखो ग्लाइसिरेट पहले 3 पे था, अब पहले नंबर कार्बन पे भी फास्फेट अटैच हो गया, तो ग्लाइसिरेट 1,3 बिसफास्फेट। नाम मुश्किल तो नहीं है, ग्लाइसिरेट 1,3 बिसफास्फेट, ठीक है। क्या बना, ग्लाइसिरेट 1,3 बिसफास्फेट। और ग्लाइसिरेट 1,3 बिसफास्फेट कैसे बना, हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट की। ऑक्सीडेशन की वजह से जो NAD प्लस है उसने एक H निकाला और NADH बनाया, और पीछे जो है एक फास्फेट ऐड हुआ और ये बन गया ग्लाइसिरेट 1,3 बिसफास्फेट, ठीक है। अब ये बन गया, अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब आगे जब इसको प्रोसीड करते हैं, याद रखना ये जो बॉन्ड है या ये वाला जो बॉन्ड है ये बहुत ही हाई एनर्जेटिक बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। तो अब क्या होता है कि हमारे पास जो ATP की सिंथेसिस है वो तो हमें पता है एंडरगोनिक है। एंडरगोनिक का मतलब क्या है कि उसे एनर्जी चाहिए होती है, जैसे ही उसे एनर्जी मिलती है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ADP अपने साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट मिला के ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है, और यहाँ पर एक ADP, क्या ADP वो इस फास्फेट को लेकर ATP में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, ATP में। यहाँ पर फिर काइनेज एंजाइम यूज होगा क्योंकि फास्फोराइलेशन हो रही है, तो यहाँ पर फिर से काइनेज एंजाइम यूज होगा। अच्छा, यहाँ से मैं फास्फेट निकाल लेता हूँ, तो पीछे देखो क्या क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फास्फेट तो निकला, उसके बाद COH H C H2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। मार्कर में CI भी खत्म हो गई, लो जी, ठीक है। तो अब ये देखो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना, क्या स्ट्रक्चर बना, ये वाला स्ट्रक्चर।
अब ये वाला स्ट्रक्चर में कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ यहाँ से एक फास्फेट वन जो पहला वाला फास्फेट है वो निकल गया, बाकी पीछे क्या रह जाएगा, ग्लाइसरेट 3 फास्फेट। क्या रह जाएगा पीछे, ग्लाइसरेट 3 फास्फेट। इस रिएक्शन में देखो एक NADH बना था, याद से एक NADH बना था, ठीक है। अब इससे क्या बना हमारे पास है, ग्लाइसरेट 3 फास्फेट। अब ग्लाइसरेट 3 फास्फेट का एक और काम इसके साथ होगा, और काम क्या होगा कि ये म्यूटेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम हो, म्यूटेज एंजाइम के जरिए से ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 3 पर है फास्फेट ग्रुप, ये चला जाएगा कहाँ पर, कार्बन नंबर 2 पर, और तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर चला जाएगा हमारे पास ये फास्फेट का ग्रुप। तो इसको हम लेकर जाते हैं कार्बन नंबर 2 पे, और इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि कार्बन नंबर 3 की बजाय कार्बन नंबर जो 2 है उसकी वजह से जो एनर्जी है फास्फेट ग्रुप की वो ज़्यादा होती है, और उसको आगे हम बनाएंगे उसमें इंशाल्लाह, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ATP में, तो उसके लिए देखना होगा क्या कि ये हमारे पास ग्लिसरेट जो 3 फास्फेट है, ये O यहाँ पे चला जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव C, और ये O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये H, और ये क्या CH2OH, ठीक है। और तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कार्बन नंबर 3 से जो फास्फेट ग्रुप है वो उठ के चला गया कहाँ पर, कार्बन नंबर 2 पे, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ म्यूटेज एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा ग्लाइसरेट 2 फास्फेट, ग्लाइसरेट 2 फास्फेट। क्यों, क्योंकि अब ये क्या है, दूसरे नंबर पे चला गया हमारे पास फास्फेट, ग्लाइसरेट 2 फास्फेट। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो काम हमारे साथ हो रहा है वो होगा, इसमें H2 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, H2O, ठीक है, बल्कि H2O निकालेंगे, ऐड नहीं करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन, मैंने वो मिटा दिया, मैं यहाँ पर बनाता हूँ ग्लिसरेट 2 फास्फेट, ये P डबल बॉन्ड O नेगेटिव और CH2OH, ये ग्लिसरेट 3 फास्फेट बना। अब क्या है, मैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डालूंगा, तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, वहां से हाइड्रोक्सिल और H को निकाल देगा, और कौन सा डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरेट 2 फास्फेट, ग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डालेंगे, तो वो क्या करेगा कि ये OH और ये H ये निकाल देगा, किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में लिख ले, किसकी फॉर्म में, अल्लाह करे अगला मार्कर चलता हो, H2O की फॉर्म में इसको क्या कर देगा, निकाल देगा। जब H2O की फॉर्म में ये निकल गया, तो पीछे देखो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर CO P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर OH और ये H दोनों निकले हुए, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड हो जाएगा CH2 के साथ, ठीक है। अब देखो ये कौन से फॉर्म है, इनोल फॉर्म है ना, C डबल बॉन्ड C जो है ये इनोल फॉर्म है, और इस तरफ फास्फेट अटैच हुआ है, इस तरफ क्या अटैच हुआ है, दूसरे नंबर पे फास्फेट, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, फास्फोइनोल पायरुवेट। क्या नाम पड़ेगा इसका, फास्फोइनोल पायरुवेट। अब फास्फोइनोल पायरुवेट बनने का जो फायदा है वो बड़ा ज्यादा है। फास्फोइनोल पायरुवेट में शॉर्ट में लिखूंगा पैप, क्या लिखूंगा, पैप, फास्फोइनोल पायरुवेट। अब ये हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया। अब ये फास्फोइनोल पायरुवेट में आगे यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ। ग्लिसरेट 2 फास्फेट से क्या बना हमारे पास, फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल क्यों, क्योंकि ये देखो ये ग्रुप इनोलिक ग्रुप है, ये वाला क्या है, इनोल का ग्रुप है, तो ये फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया। फास्फोइनोल पायरुवेट, और जो एंजाइम यूज हुआ था वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ था, और इस दौरान एक चीज निकली थी और वो क्या था, वाटर
निकल गई। अब फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ क्या होगा, ये हमारे पास बन गया फास्फोइनोल पायरुवेट। अब इसके साथ क्या होना है कि वही काम होना है जो पीछे हुआ था, एक जो हमारे पास फास्फेट ग्रुप है वो निकल जाएगा। क्या कैसे निकलेगा भाई, काइनेज एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम हो, काइनेज। बाकी इस नाम की मदद से उसका नाम रख लेना। काइनेज एंजाइम आएगा, वही वाला फास्फेट ग्रुप निकाल देगा और उसके एटीपी बना देगा। तो पीछे क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, फिर सी, और यहाँ से भी फास्फेट ग्रुप निकल गया तो ये ओ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड बना था। अच्छा ये हो गया, और ये CH2 ये फास्फेट जो ग्रुप है वो हमारे पास निकल गया। इस फॉर्म में ADP ने इसको कन्वर्ट कर लिया ATP में, और ये जो हमारे पास बन गया इसको कहते हैं इनोलिक फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, इनोलिक फॉर्म ऑफ व्हाट, इनोलिक फॉर्म ऑफ पायरुवेट। ये इनोलिक फॉर्म है, ठीक है। अब ये इनोलिक फॉर्म जो पायरुवेट जो है ये क्या कर लेता है, इसके ये H पॉजिटिव ले लेता है, और ये वाला डबल बॉन्ड जो बॉन्ड है ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, और यहाँ पर CH3 हो जाता है। तो अब ये कीटोनिक फॉर्म ऑफ पायरुवेट जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो बन गया। तो ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है इसमें क्या, काइनेज एंजाइम की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास बन गया पायरुवेट। क्या बना, पायरुवेट। पायरुवेट बन गया, और साथ में क्या क्या हुआ था कि हमारे पास जो ADP है वो किस में कन्वर्ट हुई है, ATP में। फास्फेट ग्रुप जो है वो निकल गया, और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, पायरुवेट बन गया, जिसकी ये वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर आकर हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कंप्लीट हो गई। देखो अगर अब यहाँ से हम देखते हैं, इसके एनालिसिस करते हैं कि जो हमने काम किया उसमें काम क्या क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस हो गई। तो अगर जरा देखें इधर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, हमने यहाँ पर भी ATP यूज किया, हमने यहाँ पर भी ATP यूज किया। कुछ कमाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो हमने यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो तो शुरुआत में हमें ATP देनी पड़ी थी, ATP देनी पड़ी थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी स्टेजेस है यहाँ पर हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया। इसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसे क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे ग्लूकोज से एनर्जी लेने के लिए, उसको प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये फेज हमारे पास प्रिपरेटरी फेज हुआ। यहाँ पर टोटल एनर्जी की क्या हो रही है, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर भी किस तरीके से हो रही है, देखो एक ATP यहाँ यूज हुआ, एक ATP यहाँ यूज हुआ। तो ATP यूज कितना हुआ, 2। कितने ATP यूज हुए, 2। अब यहाँ से देखो आखिर तक हमें कहीं पर भी एनर्जी देनी नहीं पड़ी, बल्कि हुआ क्या कि हमें एनर्जी मिलती गई। वो कैसे, देखो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट से ग्लिसरॉल 1,3 बिसफास्फेट बना, दरमियान में क्या चीज बना, NADH। ये तो एक मॉलिक्यूल से बना। ये DHAP जो है ये भी तो इसी में कन्वर्ट होगा, तो उससे भी एक NADH बनेगा। तो टोटल हमारे पास NADH प्रोड्यूस कितने हुए, NADH प्रोड्यूस्ड 2। कितने हुए, 2। और इसके अलावा ग्लिसरेट 1,3 बिसफास्फेट से 3 फास्फेट, और फिर हमारे पास यहाँ पर भी तो एक ATP बना था, याद नहीं करवाया तुम लोगों ने। जो ADP था वो ATP में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि एक जो फास्फेट ग्रुप है वो निकल गया था, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर भी एक ATP बना, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से एक ATP, तो टोटल हमारे पास याद रखना 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये भी कन्वर्ट होगा इसमें। तो 2 यहाँ पर इस स्टेप में कितने ATP बने, 2, और इस स्टेप में कितने ATP बनेंगे, 2। तो टोटल जो ATP फॉर्म्ड, टोटल ATP फॉर्म्ड वो कितने होंगे, टोटल ATP देखो, एक ATP, 2 ATP यहाँ पर, 2 ATP यहाँ पर, तो टोटल हमारे पास कितने हुए, 4 ATP। लेकिन नेट ATP कितना मिलेगा, नेट ATP का मतलब जो हमारे पास सारा फायदा ही फायदा है,
इन 4 में से 2 जो है वो तो यूज हुए तो उसके साथ बराबर हो गए, तो नेट एटीपी हमारे पास, नेट एटीपी प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस की कितनी हुई, 2 एटीपी, 2 एटीपी बने और 2 हमारे पास NADH बने। अब 2 NADH बने तो उसके साथ और क्या बात इसमें रह गई है जो करने वाली हो, हाँ यहाँ पर देखो जब ये ग्लिसरेट 1,3 बिस्फास्फेट 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा था और एटीपी बनी, तो इस एटीपी के बनने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आई, वो इस सबस्ट्रेट से आई ना, तो इसकी वजह से जो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी प्रोड्यूस होती है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इस तरह की जो एटीपी प्रोड्यूस होती है इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल, इसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मतलब क्या है कि जो एनर्जी हमें जरूरत थी किसको, एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए, वो एनर्जी हमें एक सबस्ट्रेट से मिली है, इसकी वजह से यहाँ पे जो एटीपी की प्रोडक्शन हुई है वो हुई है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ठीक है, ये भी हो गया, और इसके साथ साथ क्या करना है, याद रखना, एक ये वाला स्टेप, ठीक है, एक ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप, ये इरिवर्सिबल है, बाकी सारे रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या, कि यही एंजाइम इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता, ना ही ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ना ही ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो हमारे पास ये स्टेप्स हैं, ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। बाकी मेरे ख्याल से ग्लूकोज में ऐसा कुछ रहा नहीं, ये चीजें तो आपको पता है कि ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में हुई, ये उसके स्टेप्स थे। तो देखो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास ग्लूकोज था और एंड पे हमारे पास बना पायरुवेट। अब पायरुवेट जो है ना, इसमें खुद बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और इसके आगे किस्मत है कि ये कैसे जाएगा। अच्छा एक और बात बताओ, इस पूरे साइकिल में, इस पूरे सीरीज में, स्टेप्स में कहीं पर भी ऑक्सीजन यूज हुई नहीं। जब ऑक्सीजन यूज नहीं हुई तो इसका मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हमारे पास एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में होती है, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में होती है। ना तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए चाहे बैक्टीरिया हो चाहे हम हो, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस सेम होती है। उसके अलावा जब ये पायरुवेट बने, क्या बने, पायरुवेट, तो अब ये पायरुवेट अगर एरोबिक कंडीशन में है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल रही है तो इसकी तो ऑक्सीडेशन होकर आगे क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, ये एनारोबिक कंडीशन में हो, तो फिर इसके साथ 2 काम हो सकते हैं। वो 2 काम क्या हो सकते हैं, इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि फैट ऑफ पायरुवेट क्या है, किस्मत पायरुवेट के आगे क्या होती है। तब तक के लिए कुछ समझना है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा और दुआओं में याद रखें।